हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी विद्यार्थी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण सेशन है वो महत्वपूर्ण सेशन क्लास 6 के चैप्टर 3 पर होने वाला है, जिसका नाम क्या है, लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ है। हम लोग इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उन लैंडफॉर्म्स में लोगों का लाइफ पैटर्न कैसा है, जीवन पद्धति कैसा है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट कि आखिरकार हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। आखिरकार हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। अब चलिए इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं। इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं। एंड हेयर इट इज सेड, यहाँ पर ये बात बोला गया कि सपोज करो कि आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो। कहाँ से कर रहे हो, तो छोटा नागपुर से कर रहे हो। यहाँ पर छोटा नागपुर है। जाना कहाँ पर है आपको, तो अल्मोड़ा जाना है। अल्मोड़ा यहाँ पर है, उत्तराखंड में। बीच में कौन सा क्षेत्र आ रहा है, तो बीच में आ रहा है प्रयागराज आ रहा है। तो सपोज करो कि आप यात्रा कर रहे हो झारखंड से अल्मोड़ा के लिए और बीच में प्रयागराज आ रहे हैं। अब बोला गया कि इस जर्नी में आपको 3 तरह के लैंडस्केप देखने को मिलेंगे, 3 तरह के लैंड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जहां से आपने जर्नी की शुरुआत किया है वहां पर आपको प्लेट्यू देखने को मिलेगा। आपने यात्रा की शुरुआत झारखंड से किया है, यात्रा की शुरुआत छोटा नागपुर प्लेट्यू से किया है, और वहां पर जो लैंड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो लैंड स्ट्रक्चर कौन सा है, प्लेट्यू है, पठार है। बीच में प्रयागराज वाले रीजन में आपको प्लेन एरिया देखने को मिलेगा। यात्रा के बीच में आपको प्लेन एरिया देखने को मिलेगा, और जब आप यात्रा को अंत करोगे, द इन करोगे, तब वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, माउंटेन देखने को मिलेगा। वहां पर आपको माउंटेन देखने को मिलेगा। अब इन्हीं 3 लैंडफॉर्म्स के बारे में तो हम लोगों को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। एक स्टोरी बनाया गया ताकि आपको समझाया जाए कि मतलब हमारे देश में 3 तरह के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं और इन्हीं 3 तरह के लैंडफॉर्म्स के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। जिस तरह का लैंडफॉर्म्स हमारे देश में रहेंगे उसी तरह के लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, तब ना हम लोगों को एक बेहतर अप्रोच मिलेगा। हम लोग कहीं घूमने जाएंगे तो देखेंगे तो पाएंगे, तब अपने पढ़ाई को रिलेट कर पाएंगे कि हम लोगों ने जो पढ़ा था, देखो एक्चुअल में ये वही लैंडफॉर्म्स है। तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस 3 टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इन दिस चैप्टर। चीज़ें स्पष्ट होना चाहिए। ओके अब है कि लैंडफॉर्म क्या है, इसको यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय लैंडफॉर्म, व्हाट इज अ लैंडफॉर्म। तो लैंडफॉर्म क्या है, तो लैंडफॉर्म इज अ फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ का जो सरफेस है ना, उस सरफेस का फिजिकल फीचर है। जो ऊपरी पोर्शन है ना, उसका फिजिकल पोर्शन है। अब वो फिजिकल पोर्शन या तो माउंटेन के रूप में हो सकता है, या प्लेट्यू के रूप में हो सकता है, या फिर वो प्लेन के रूप में हो सकता है। तो लैंडफॉर्म क्या है, तो लैंडफॉर्म इज द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस। और इसको बनने में लाखों साल लगते हैं। ये लैंडफॉर्म्स 1 साल 2 साल 1 महीना 2 महीना में नहीं बनता है, बल्कि इसको बनने में लाखों साल लगते हैं, लाखों साल गुजरते हैं, तब जाकर प्लेट्यू का निर्माण होता है, प्लेन का निर्माण होता है, अदरवाइज माउंटेन पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग पार्ट वाइज तीनों लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में हम लोग प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे, और थर्ड पार्ट में हम लोग प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। ये हमारा पार्ट 1 है, और पार्ट 1 में हम लोग जानने वाले हैं कि माउंटेन्स क्या है, पर्वत क्या है, और इन रीजन में रहने वाले लोगों का लाइफ पैटर्न क्या है, जीवन पद्धति क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय माउंटेन्स। माउंटेन का मतलब क्या है, किस तरह के लैंडफॉर्म्स को आप माउंटेन कहते हो। तो एक ऐसा लैंडफॉर्म जो अपने सराउंडिंग से हायर हो। देखो एक लैंडफॉर्म्स है
जो अपने सराउंडिंग से क्या है, हायर है, उठा हुआ है, ऊंचा है। इसके साथ साथ बोला गया कि इसका जो बेस होना चाहिए ब्रॉड होना चाहिए, तो बेस ब्रॉड है, बेस चौड़ा है। स्लोप स्टीप होना चाहिए, ढलाने एकदम तीव्र होना चाहिए, वो भी है। इसके साथ साथ नैरो समिट, जो टॉप होना चाहिए बिल्कुल नैरो होना चाहिए, बिल्कुल कोन के शेप में होना चाहिए। तब हम लोग उस लैंडफॉर्म्स को क्या कहेंगे कि माउंटेन है। देन दैट लैंडफॉर्म्स विल बी कंसीडर एज अ माउंटेन, ठीक है, तब वो माउंटेन कहलाएगा। और दुनिया में कई सारे ऐसे लैंडफॉर्म्स हैं, मतलब दुनिया में कई सारे माउंटेन रेंजेस है। उसमें से कुछ माउंटेन रेंजेस ऐसे होते हैं जो पूरे साल बर्फ से कवर रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। खासकर टॉप वाला पोर्शन तो एकदम बर्फ से ढका हुआ रहेगा। उसी में से नीचे से बर्फ जो है पिघलते रहता है, पानी का रूप लेते रहता है और नदी में जाकर मिल जाता है। लोअर हाइट पर बर्फ जो होते हैं पिघलकर वाटर स्ट्रीम बनते हैं और नदी में जाकर मिल जाते हैं। कई सारे नदियाँ जो है वो माउंटेन रेंजेस से ही निकले हैं। जैसे भारत में गंगा जो है वो हिमालयन माउंटेन से निकले हैं, तो कई सारे नदियों का उद्गम भी माउंटेन रेंजेस है। बहरहाल जो भी हो, ये सब बातें हो गई माउंटेन के रिगार्डिंग। अब दुनिया के जो मेजर माउंटेन रेंजेज है, उस मेजर माउंटेन रेंजेज को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर द मेजर माउंटेन रेंजेज ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें फर्स्ट नंबर पर हिमालयाज है जो एशिया में है, भारत के नॉर्थ में है। ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। इसका हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। फर्स्ट नंबर पर हिमालय जो भारत के बिल्कुल क्या है, भारत के नॉर्थ में है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। सेकेंड नंबर पर आइए तो सेकेंड नंबर पर हम लोगों को एंडीज देखने को मिलता है। जो एंडीज कहाँ पर है, एंडीज है साउथ अमेरिका में। एंडीज साउथ अमेरिका में है और ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। इसकी लेंथ कितना है तो 7000 किलोमीटर इसकी लेंथ है, इसलिए दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। इसके हाईएस्ट पीक ए है। थर्ड नंबर पर आइए तो थर्ड नंबर हम लोगों को यूरोप में आल्प्स माउंटेन रेंज देखने को मिलेगा। हेयर इज द आल्प्स माउंटेन रेंज और इसके हाईएस्ट पीक माउंट ब्लांक है। इसके हाईएस्ट पीक कौन सा है, माउंट ब्लांक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहां पर देखिए फोर्थ नंबर जो माउंटेन रेंज है वो यूराल माउंटेन रेंज है। ये है यहां पर रहा यूराल माउंटेन रेंज, जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। एशिया और यूरोप दोनों को कंबाइन वे में यूरेशिया कहा जाता है। और इस यूरेशिया को एक माउंटेन रेंज जो अलग करता है, वो माउंटेन रेंज कौन सा है, यूराल माउंटेन रेंज है। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको भी याद रखना है। फिर नॉर्थ अमेरिका में आइएगा तो नॉर्थ अमेरिका में जो एक महत्वपूर्ण माउंटेन रेंज देखने को मिलेगा वो माउंटेन रेंज रॉकी माउंटेन रेंज है। इसके हाईएस्ट पीक माउंट एल्बर्ट है। फिर आइए ऑस्ट्रेलिया में, आइए ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखने को मिलेगा। ये ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण माउंटेन रेंज हो गया। फिर अफ्रीका में आइएगा तो अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो देखने को मिलेगा। अफ्रीका का ये महत्वपूर्ण माउंटेन रेंज हो गया। तो ये 7 जो है दुनिया का महत्वपूर्ण माउंटेन रेंज है। ये कहाँ पर है, लगभग आपको याद रहना चाहिए। एग्जैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगभग आपको याद रहना चाहिए। चलो ये सब तो बातें हो गई। दीज आर द मेजर माउंटेन रेंजेज ऑफ द वर्ल्ड। अब आइए देखते हैं माउंटेन इन्वायरमेंट। माउंटेन का इन्वायरमेंट कैसा है, माउंटेन का इन्वायरमेंट कैसा है। तो हेयर इट इज सेड कि माउंटेन का जो स्लोप वाला जो पोर्शन होता है वो माउंटेन फॉरेस्ट से कवर रहता है। माउंटेन फॉरेस्ट, यहाँ पर जो जंगल देखने को मिलता है उस जंगल को हम लोग क्या कहते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं। और उसमें जो पेड़ होते हैं वो पेड़ कोन के शेप में होता है। यहाँ पर जो पेड़ होता है वो पेड़ कोन के शेप में होता है। पेड़ का नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए। पाइन हो गया, फिर हो गया, देवदार हो गया। तो माउंटेन इन्वायरमेंट की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर जंगल ही जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं। और जो पेड़ होते हैं वो कोन के शेप में होते हैं। पेड़ों का नाम दिया हुआ है। हायर एल्टीट्यूड में हम लोगों को ग्रासेस भी देखने को मिलता है, घास का मैदान भी देखने को मिलता है। और ऊपर जाइएगा तो मोसेस और लाइकेन।
मोसेस और लाइकेन भी देखने को मिलते हैं। एकदम मोसेस और लाइकेन होता है, एकदम छोटा छोटा घास होता है, एकदम छोटा छोटा घास होता है जिसको हिंदी में काई कहा जाता है। तब मोसेस और लाइकेन देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर घना जंगल है, नदियों का फ्लो हो रहा है, झील भी है, ग्रासलैंड भी है, केव्स भी है। और ये जो सभी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं घर प्रोवाइड कर रहा है, कई तरह के जानवर को घर प्रोवाइड कर रहा है। जैसे गोल्डन ईगल हो गया, पेरेगियन हो गया, फाल्कोन हो गया, मतलब कई तरह के जो जानवर हैं, स्नो लेपर्ड्स हैं, ब्लैक बियर है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, घना जंगल है, नदी का बहाव है, झील है, ग्रासलैंड है, तो ऐसे माहौल में जंगली जानवर भी तो वहाँ पर रहेंगे ना। जंगली जानवर के लिए भी तो एक सूटेबल जो है इन्वायरमेंट मिल रहा है, कंफर्ट जोन मिल रहा है। आराम से जो है ब्लैक बियर, काला जो भालू है, आराम से जो है जंगल के पेड़ों में रह रहा, पेड़ों पर चढ़ कर रह रहा है, फल खा रहा है, कोई आ रहा है तो उसको शिकार कर ले रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद ये तो हो गया कि माउंटेन इन्वायरमेंट और वहाँ पर किस तरह के पेड़ पौधे हैं और किस तरह के जानवर हैं। अब ह्यूमन लाइफ, क्या आदमी वहाँ पर रहते हैं? क्या दुनिया के जो मेजर माउंटेन रेंजेज है, क्या वहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन रहता है? तो हाँ, रहता है। हालांकि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है बहुत ही स्मॉल है, बहुत कम लोग रहते हैं। ज़्यादातर लोग प्लेन एरिया में रहते हैं, माउंटेन रेंजेज में स्मॉल पॉपुलेशन रहते हैं, क्योंकि टोपोग्राफी रग्ड है ना, टोपोग्राफी रग्ड है, फेवरेबल नहीं है, घर बनाना आसान नहीं है, रोड्स बनाना आसान नहीं है, इसलिए वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। जो लोग रहते हैं वो लोग किस तरह का खेती करते हैं? तो टेरेस फार्मिंग करते हैं। जो स्लोप होता है, जो ढलान होता है, उस पर ऐसे फ्लैट एरिया बनाते हैं और फ्लैट एरिया बनाकर वहाँ पर वो खेती करते हैं, तो टेरेस फार्मिंग करते हैं। उसके बाद कुछ जानवरों को पालते हैं, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ये सब को पालते हैं। तो हर्डिंग भी करते हैं, हर्डिंग ही ज़्यादा लोग करना पसंद करते हैं। खेती से ज़्यादा लोग हर्डिंग जानवर को पालना पसंद करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग प्लेन एरिया से घूमने फिरने वहाँ पर जाते हैं। जो लोग प्लेन एरिया में रह रहे हैं ना, वो लोग माउंटेन वाले क्षेत्र में जाते हैं घूमने की, चलो भाई घूमने चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिप्स माउंटेन एयर है, अच्छी अच्छी जो हवाएं हैं, लोग जाते हैं, उन अच्छी अच्छी हवाओं का आनंद लेते हैं। एक जो सुंदर सुंदर नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता वहाँ पर देखने को मिलता है, तो लोग जो प्लेन एरिया में रहते हैं वहाँ जाकर इंजॉय करना चाहते हैं। तो इस तरह से टूरिज़्म जो है वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है। जो लोग वहाँ पर रहते हैं, तो बाहरी से जो लोग आते हैं उनको होटल प्रोवाइड करते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं और बदले में पैसा चार्ज करते हैं। तो टूरिज़्म के कारण उन लोगों की भी कमाई होती है। तो ये सब बातें हो गई। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज का जो सबसे हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन सा है? तो एडमंड हिलरी और शेरपा तेंजिंग हो गया, जो 1953 में चढ़े थे। अगर पहली महिला की अगर बात कर लिया जाए जो हिमालयन माउंटेन के हाईएस्ट पीक पर चढ़ाई किए हैं, वो पहली भारतीय महिला कौन सा है? तो बछेंद्री पाल है। ये दो फैक्ट भी याद रखना है, ये दो फैक्ट भी याद रखना है। यहाँ पर जो माउंटेन रेंज वाला जो किस्सा है, जो पार्ट है, दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीट हो जाता है। देखिए, ये हमारा पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम लोग प्लेटो को डिस्कस करेंगे और उसके बाद प्लेटो का की फीचर्स क्या है, की फीचर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लेटो एंड इट्स की फीचर। चलिए शुरू करते हैं कि प्लेटो क्या है। Here it is said it rises from surrounding but has a flat top surface। ये भी अपने सराउंडिंग से, देखो, ये भी अपने सराउंडिंग से उठा हुआ लैंडफॉर्म्स है, ये भी अपने सराउंडिंग से उठा हुआ लैंडफॉर्म्स है, लेकिन इसका जो टॉप सरफेस है वो टॉप सरफेस फ्लैट है। इसका टॉप सरफेस फ्लैट है। लेकिन माउंटेन में आप क्या देख रहे थे कि माउंटेन में जो टॉप सरफेस था वो कोन के शेप में था, नैरो था। तो ये बहुत बड़ा अंतर हो जाता है माउंटेन और प्लेटो के बीच, पठार के बीच। पर्वत भी हाईलैंड है और पठार भी हाईलैंड है,
लेकिन उसकी जो ऊपरी सिरा होता है वो कोन के शेप में होता है, इसकी जो ऊपरी सिरा होता है वो फ्लैट होता है, टेबल के जैसा होता है। ये जो लैंड होता है टेबल के जैसा होता है, इसलिए इसको टेबल लैंड भी कहा गया। इट इज ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड। दो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं प्लेटो का। यहाँ पर हम लोग दो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं प्लेटो का। पहला कौन सा है, तो पहला हमारा टिबेटन प्लेटो हो गया, जो हिमालय के नॉर्थ में, यहाँ पर हिमालय है और इस हिमालय के नॉर्थ में दुनिया का सबसे लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेटो हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है, टिबेटन प्लेटो, तिब्बत का पठार। अब इतनी बड़ी है ये प्लेटो, इतनी बड़ी है ये पठार कि इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, कि पूरे दुनिया का छत है। ये पूरे दुनिया का क्या है, छत है। सोने मत चल जाएगा यहाँ पर, लेकिन इसका एरिया बहुत ज़्यादा होने के कारण इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, भारत में ही हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, और सेकेंड एग्जाम्पल हमारा डेक्कन प्लेट्यू हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल डेक्कन प्लेटो हो गया। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू, ये दुनिया के ओल्डेस्ट प्लेट्यू में से एक प्लेट्यू है डेक्कन प्लेट्यू, फॉर्म बाय द वोल्केनिक इरप्शन 60 मिलियन ईयर एगो। 6 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, और उसी विस्फोट से डेक्कन का पठार का निर्माण हुआ था। तो ये हो गए दो एग्जाम्पल। अब देख लेते हैं इसके की फीचर्स को। फीचर्स में बोला गया कि लाइक माउंटेन्स प्लेटो आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। जैसे माउंटेन में कई सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक वैसे ही प्लेटो में भी, पठार में भी कई सारे मिनरल्स होते हैं। इस कारण से इसको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है। क्या तो मिनरल का स्टोर हाउस है, बहुत सारे मिनरल्स है, कोल है, आयरन है, बहुत सारे मिनरल्स इसमें रहते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स है तो माइनिंग होगा ही, लोग वहाँ पर माइनिंग करते हैं। देखिए ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो में गोल्ड और डायमंड की माइनिंग की जाती है। अफ्रीका के ईस्ट वाले रीजन में जो प्लेटो है, पठार है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं गोल्ड माइनिंग करते हैं, डायमंड माइनिंग करते हैं। आपको भी गोल्ड चाहिए, अफ्रीका चले जाइए, हाँ, लेकिन लेकर आ नहीं पाइएगा, आइएगा तो सरकार आपको पकड़ लेगा। भारत में देखिए तो इंडिया में जो ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन है, कोल है, मैग्नीज है, आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। एक प्लेट्यू यहाँ भी है, कई सारे प्लेट्यू हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्लेट्यू डेक्कन प्लेट्यू है। एक प्लेट्यू छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ भी है, जहाँ पर हम लोगों को आयरन, कोल और मैग्नीज देखने को मिलता है। तो भारत में भी कई तरह के जो मिनरल्स हैं वो पठार वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो गए प्लेटो का फीचर्स, हो गए पठार का फीचर्स हो गया। इन्वायरमेंट की बात कर लिया जाए कि यहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा है, वातावरण कैसा है, तो वेरी डाइवर्स है, आप कुछ कह नहीं सकते। दुनिया के अलग अलग जगहों पर जो प्लेट्यू है, जैसे देखिए तिब्बत का पठार है तो यहाँ डेक्कन का पठार है, इथियोपियन हाईलैंड है तो इधर है। तो जो भी मेजर पठार हैं दुनिया का, वहाँ पर एक जैसा वातावरण है ही नहीं, इसलिए बोला गया कि काफ़ी डाइवर्स है। कुछ जो प्लेट्यू हैं वो लावा से बना हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो प्लेट्यू है, ज़्यादातर जो पठार हैं, वो पठार जो है रॉकी सॉइल, उसका जो सॉइल है एकदम चट्टान से बना हुआ है, सॉइल एकदम रॉकी है। अब रॉकी सॉइल है तो साधारण सी बात है कि वो फर्टाइल नहीं है, तो खेती वगैरह वहाँ पर ज़्यादा होता नहीं, कल्टीवेशन बिल्कुल कम होता है। लेकिन जहाँ पर लावा प्लेट्यू है, जैसे भारत में देखोगे तो भारत में जो डेक्कन प्लेट्यू है वो लावा से बना हुआ है। अब लावा से बना हुआ है तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल है, और ब्लैक सॉइल होता है वो फर्टाइल होता है। तो कॉटन का कल्टीवेशन, कपास की जो खेती है हमारे देश में डेक्कन वाले रीजन में किया जाता है। तो जहाँ पर लावा प्लेट्यू देखने को मिलेगा तो वहाँ पर तो खेती बहुत अच्छा से होता है। जो कम प्लेट्यू है, जो लावा प्लेट्यू है, ज़्यादातर जो प्लेट्यू हैं उनका जो ऊपरी पोर्शन है बिल्कुल चट्टान जैसा है, रॉकी सॉइल है, तो वहाँ पर खेती वगैरह बहुत कम होता है। इसके अलावा बोला गया
कि जो मेजर प्लेट्यू हैं वर्ल्ड के, उस प्लेट्यू में हम लोगों को वाटरफॉल देखने को मिलता है। उस प्लेटी वाले हिस्सा में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? वाटरफॉल, वाटरफॉल, वाटरफॉल। वाटरफॉल जानते हैं ना, जब ऊंचाई से पानी फॉल करता है, जब एक ऊंचाई से पानी फॉल करता है तो उसको वाटरफॉल कहते हैं। जैसा देखिए विक्टोरिया वाटरफॉल जो हम लोगों को साउथर्न अफ्रीका में देखने को मिलता है। यहाँ पर विक्टोरिया है, विक्टोरिया लेक के पास हम लोगों को विक्टोरिया वाटरफॉल देखने को मिलता है जो साउथ अफ्रीका में। इंडिया में आइएगा, इंडिया में आइएगा तो छोटा नागपुर रीजन में हुंड्रू वाटरफॉल्स देखने को मिलेगा। देखिए ये हो गया हुंड्रू वाटरफॉल्स, जो कहाँ पर है? छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड। रिवर की बात कर लिया जाए तो सुवर्णरेखा रिवर हो जाएगा। फिर दूसरा वाटरफॉल की अगर बात कर लिया जाए तो जॉग फॉल है जो वेस्टर्न घाट में, देखिए यहाँ पर जॉग फॉल है। तो जो प्लेटी वाला एरिया है, जो पठार वाला एरिया है, चूंकि एक तरह का टेबल लैंड है, चूंकि एक तरह का क्या है? टेबल लैंड है, तो पानी वगैरह अगर इधर से अगर निकलता है तो पानी निकलेगा तो यहाँ से डायरेक्ट फॉल हो जाएगा ना, तो ये वाटरफॉल का निर्माण करता है। तो कई सारे जो प्लेट्यू हैं वो दुनिया के, वो उस प्लेट्यू में हम लोगों को वाटरफॉल्स देखने को मिलता है। और लोग जो है इस वाटरफॉल्स को देखने भी जाते हैं, नहाने भी जाते हैं, है ना। तो ये सब स्थिति है प्लेटो का, पठार का। यहाँ पर पार्ट 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, हेलो बच्चों, ये हमारा पार्ट 3 है और पार्ट 3 में हम लोग प्लेनलैंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और उस प्लेन लैंड में लोगों का लाइफ पैटर्न कैसा है, जीवन पद्धति कैसा है, उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्लेन लैंड क्या है। तो हेयर इट इज सेड कि ब्रॉड फ्लैट एरिया ऑफ लैंड विथ जेंटल स्लोप, एक बहुत बड़ा फ्लैट एरिया, एक बहुत बड़ा फ्लैट एरिया जहां पर ढलान न के बराबर हो, बहुत कम हो, तब उस बहुत बड़े फ्लैट एरिया को हम लोग प्लेन लैंड कहते हैं। उस बहुत बड़े फ्लैट एरिया को हम लोग प्लेन लैंड कहते हैं। समतल भूमि कहते हैं कि भूमि कैसा है? समतल भूमि। और 3 मेजर प्लेन लैंड्स हैं जो हम लोगों को ऑल ओवर वर्ल्ड बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं। पहला कोस्टल प्लेन, जो कोस्टल एरिया में देखने को मिलता है। दूसरा फ्लड प्लेन, जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। और तीसरा ग्रासलैंड हो जाएगा, जहाँ पर बहुत बड़ा घास का मैदान है, तो भी एक तरह का प्लेनलैंड है। चूँकि घास है तो इसलिए उसको ग्रासलैंड कहा जा रहा है। फ्लड प्लेन की यहाँ पर चर्चा की गई है। फ्लड प्लेन के बारे में बोला गया कि अ टाइप ऑफ प्लेन फॉर्म बाय द रिवर ऑरिजिनेटिंग इन द माउंटेन रेंज। ये एक तरह का ऐसा प्लेनलैंड है जिसकी निर्माण माउंटेन रेंज से निकलने वाले नदियों से होता है। माउंटेन से नदियाँ निकलती हैं और निकलने के बाद एक समतल भूमि का निर्माण करती हैं। उस समतल भूमि को हम लोग फ्लड प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लड प्लेन कहते हैं। जैसे भारत में ये देखिए, ये जो फ्लड प्लेन देखने को मिल रहा है, इसकी निर्माण गंगा नदी के द्वारा किया गया है और उसके सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। इसको गंगेटिक प्लेन भी कहा गया है, क्योंकि गंगा के द्वारा बनाया गया, इसके लिए गंगेटिक प्लेन कहा गया। उसके बाद बोला गया कि यहाँ पर जो मिट्टी होता है बहुत ही फर्टाइल होता है। फ्लडलैंड में मिट्टी बहुत फर्टाइल होता है, इस कारण से यहाँ पर कई तरह के फसलों को ग्रो किया जाता है। भारत के इस क्षेत्र में धान की खेती की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है, कई तरह के पल्सेस ग्रो किया जाता है, उसके साथ साथ फलों को भी ग्रो किया जाता है। तो खेती के लिए बहुत ही आइडियल कंसीडर किया जाता है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर खेती होती है। अब देख लेते हैं लाइफ, कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका जीवन पद्धति कैसा है। जो लोग रहते हैं उनका जीवन पद्धति कैसा है। तो हियर इट इज सेड कि अर्लीस्ट सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन डेवलप अराउंड द रिवर्स ऑन द फर्टाइल प्लेन। शुरुआती दौर के जो समाज हैं और जो सभ्यताएं हैं, उसकी डेवलपमेंट, उसकी विकास जो है वो नदी के पास में जो फर्टाइल प्लेनलैंड था वहीं पर हुआ था।
भारत में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में क्लास 9th में भी पढ़ना है और फिर 7th में भी पढ़ना है और 6 में भी पढ़ना है। तो आप क्या देख रहे हो कि शुरुआती दौर में हमारे देश में जो सिविलाइजेशन बने हैं वो सिंधु नदी के पास में जो फर्टाइल प्लेन था वहाँ पर बना है। तो शुरुआती दौर के समाज जो हैं यहाँ पर डेवलप हुए हैं। मॉडर्न एरा में, आज के आधुनिक समय में भी आप देखोगे तो पाओगे कि वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है वो प्लेन लैंड में ही रह रहे हैं, क्योंकि प्लेन लैंड में रहना आसान होता है ना, घर बनाना आसान होता है, रोड्स बनाना आसान रहता है, स्कूल बनाना आसान है। तो प्लेन लैंड में बहुत सारे कामों को करना आसान रहता है, इस कारण से लोग जो है प्लेन लैंड में रहना पसंद करते हैं। भारत में देखिए तो भारत में बोला गया कि लगभग 40 करोड़, भारत में बोला गया कि लगभग 40 करोड़ जो जनसंख्या है, भारत का यहाँ मैप दिया हुआ है, हाँ, भारत में लगभग 40 करोड़ जो जनसंख्या है वो 40 करोड़ जनसंख्या इस गंगेटिक प्लेन में रहते हैं। 40 करोड़ जनसंख्या इस गंगेटिक प्लेन रहते हैं भारत में, समझ रहे हैं। अब मेजर ऑक्यूपेशन की बात कर लिया जाए कि वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है, तो लोग रिवर फिशिंग करते हैं, लोग रिवर फिशिंग करते हैं, नदी में जाकर मछलियों को पकड़ते हैं। इसके साथ साथ जो फ्लड प्लेन है वहाँ पर मिट्टी जो है वो काफ़ी फर्टाइल है, इस कारण से वो लोग खेती भी करते हैं, फूड क्रॉप्स को भी ग्रो करते हैं, जैसे राइस, व्हीट, मेज, बार्ली, मिलेट्स हो गया। फाइबर क्रॉप्स को भी ग्रो करते हैं। फाइबर क्रॉप्स इसको खाते नहीं हैं बल्कि इसका यूज इंडस्ट्री में किया जाता है कई सारी चीज़ों को बनाने के लिए। तो फाइबर क्रॉप्स को भी ग्रो करते हैं, जैसे कॉटन, जूट एंड हेम्प हो गया, गंगेटिक प्लेन में ग्रो किए जाते हैं। और यही कारण है कि जो रिवर वाटर है जिसका यूज इरिगेशन के लिए किया जा रहा है, मतलब जीवन, इसके बिना आप जीवन के बारे में सोच नहीं सकते हैं। नदी नहीं रहेगा तो आप खेती कहाँ से करिएगा और फिर आप फिशिंग कैसे कीजिएगा। तो कई सारे जो जीवन का जो ज़रूरत है वो रिवर के द्वारा ही फुलफिल किया जा रहा है। इस कारण से जहाँ से नदियों का उद्गम होता है और जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है उसको सेक्रेट कंसीडर किया जाता है, पवित्र कंसीडर किया जाता है। देख रहे हैं ना, कई सारे जो है मंदिर बने हुए हैं, सोर्स जो है नदी का यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, ये भी पवित्र माना जा रहा है। यहाँ पर दो नदियों का संगम हो रहा है, ये भी पवित्र माना जा रहा है। तो यही कारण है कि जहाँ से नदी का उद्गम हो रहा है उसको भी पवित्र माना जा रहा है, जहाँ पर दो नदी मिल रहे हैं उसको भी पवित्र माना जा रहा है। जैसे प्रयागराज में ही देखिए, दो नदी का संगम हो रहा है तो उसको एक सेक्रेट प्लेस माना जाता है, पवित्र स्थान माना जाता है। इसके अलावा लोग जो हैं रिवर नेविगेशन भी करते हैं, नदियों में जो है अब शिप बोट का यूज करते हुए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो ये सब लाइफ पैटर्न है, इस तरह का जीवन पद्धति है जो फ्लड प्लेन वाले क्षेत्र में हम लोगों को देखने को मिलता है। खेती भी कर रहे हैं, मछलियों को पकड़ भी रहे हैं, कुछ स्थान पवित्र भी बना हुआ है और बोट का यूज करते हुए लोगों का भी आवाजाही हो रहा है और वस्तुओं को भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो 3 टाइप्स ऑफ जो लैंड्स है यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आपके बुक, आप अपने बुक को देखिएगा, क्लास 3 के एनसीईआरटी को देखिएगा, तो बोला गया कि बिसाइड दीज 3 मेन लैंड फॉर्म्स, एक्सपर्ट जो हैं कुछ दूसरे तरह के लैंड फॉर्म्स को भी भाई कंसीडर किए हैं जो बड़े पैमाने पर नहीं देखने को मिलते हैं। ये बड़े पैमाने पर 3 ही लैंड फॉर्म देखने को मिलते हैं, प्लेन लैंड, प्लेट्यू और माउंटेन हो गए। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे लैंड फॉर्म्स है, जैसे वो हिल हो गया, आइलैंड लैंड फॉर्म्स हो गया, कैनियन हो गया, जंगल हो गया, रिवर हो गया, ओशियन, डेजर्ट, माउंटेन तो हो ही गया, मार्शेस, वाटरफॉल, प्लेन। तो इसके अलावा भी एक्सपर्ट जो हैं कई सारे दूसरे तरह के लैंड फॉर्म्स को कंसीडर किए कि भाई ये भी लैंड फॉर्म है। उसी में से एक और एग्जांपल आपके बुक में दिया गया है, बिल्कुल लास्ट में दिया गया है, और वो लैंड फॉर्म कैसा है? डेजर्ट। वो लैंड फॉर्म कैसा है? डेजर्ट है। डेजर्ट के बारे में बोला गया कि एक लार्ज एंड ड्राई एरिया,
एक बहुत बड़ा एरिया, और इसके साथ साथ वो एरिया सूखा रहता है क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत कम होता है। तो वैसे एरिया को हम लोग डेजर्ट एरिया कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। बहुत बड़ा हिस्सा है और वो एरिया ड्राई है, सूखा है, बारिश वारिश कम हो रहा है। यहाँ पर जो फ्लोरा और जो फौना है वो भी बहुत अलग तरह के रहेंगे। पेड़ पौधे और जो जानवर होते हैं बिल्कुल अतरंगी हो गएंगे, सामान्य नहीं होगा जैसे प्लेन लैंड में देखने को मिलेगा, जैसे प्लेटी वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जैसे माउंटेनस क्षेत्र में जो पेड़ पौधे और जानवर देखने को मिलते हैं, वैसे पेड़ पौधे और जानवर डेजर्ट क्षेत्र में नहीं, मरुस्थल में नहीं देखने को मिलेंगे। वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। अब दो तरह के डेजर्ट होते हैं, एक हॉट डेजर्ट होता है, कोल्ड डेजर्ट होता है। हॉट डेजर्ट जहाँ पर टेम्परेचर एकदम हाई रहेगा, कोल्ड डेजर्ट जहाँ पर टेम्परेचर एकदम लो रहेगा। हॉट डेजर्ट का एग्जांपल सहारा और थार डेजर्ट हो गया। हॉट डेजर्ट का एग्जांपल सहारा और थार डेजर्ट। सहारा जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है हॉट डेजर्ट में, और थार हमारे देश के जो राजस्थान में देखने को मिलते हैं। कोल्ड डेजर्ट के बात कर लिया जाए तो गोबी हो गया और लद्दाख हो गया, जहाँ पर बर्फबारी होता है। हाँ, ये भी डेजर्ट ही है, कोल्ड डेजर्ट है। गोबी ये भी क्या है, मरुस्थल है, वहाँ पर खेती वेती नहीं कर सकते हैं, पूरा बर्फ से रीजन ढका हुआ रहता है, तो इसको भी डेजर्ट ही कहा जाता है। चूँकि ये कोल्ड है इसलिए कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। यहाँ पर लिविंग कंडीशन बहुत ही हार्श हैं, लोग यहाँ पर नहीं रहना पसंद करते हैं। भाई कैसे रहेंगे लोग, कैसे रहेंगे यहाँ पर? एकदम टेम्परेचर या तो हाई है, या तो देखिए यहाँ पर गोबी दिया हुआ है, गोबी डेजर्ट आपको यहाँ पर कालाहारी हो गया, नामीबिया हो गया, और गोबी डेजर्ट तो दिख नहीं रहा है, लेकिन गोबी डेजर्ट अफ्रीका में ही है। सहारा यहाँ पर हो गया, ठीक है, सहारा यहाँ पर हो गया। लिविंग कंडीशन हार्श है, एक तरफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हॉट डेजर्ट में वहाँ भी लोग नहीं रह सकते, हाई टेम्परेचर में लोग नहीं रह सकते। कोल्ड डेजर्ट में टेम्परेचर कम है, वहाँ भी लोग नहीं रह सकते हैं। तो लिविंग कंडीशन हार्श है, तो लोग यहाँ पर आना पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ पर हमारा चैप्टर जस्ट द एंड होता है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।